बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 44 आज हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा, एक तो हम स्प्रिंग 2022 का पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं यानी मार्च अटेम्प्ट का, और हम आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। एक ओवरव्यू हम लोगों ने मेरा जिस तरह हमने कहा, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद उनके पास पेपर साथ साथ कर रहे हैं। एक तो जो हमारी बुक में ऑलरेडी एडेड हैं पास पेपर्स, और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की शक्ल में, साथ ही हम लोग अपना स्प्रिंग का पास पेपर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो ऑटम का पास पेपर है, लेटेस्ट अटैम्प्ट जो होगी, वो बिल्कुल एंड ऑफ सेशन करेंगे ताकि आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, तो हम एक फुल फ्लेज पेपर सॉल्व कर सकें एक ही सिटिंग के अंदर। अच्छा, अभी तक स्प्रिंग 2022 में आप लोगों के रिकॉर्ड के लिए कि हम लोगों ने इस पेपर के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है, जो कि हमें समझ आ गई कि ये चैप्टर 5 से आया है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 2 के बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आप लोगों को याद हो तो यहां से क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको याद होगा चैप्टर 1 और 2 में से आपके पास चैप्टर था, आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो आपको समझ आ गया चैप्टर 2 में से कहीं ये पूछा गया था, चैप्टर 2 में से, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर था 10। फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था, चीफ एग्जीक्यूटिव के चैप्टर से। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक इस पेपर में से। प्लीज अपने पास भी नोट रखें, साथ साथ ऑनलाइन वाले भी नोट रखें कि वो इसकी एक प्रिंट ले लें ताकि वो मार्क कर सकें कि कौन से क्वेश्चन किस पेपर से आया है, किस चैप्टर से आया है, सॉरी, ठीक है। और हम कवर कर चुके हैं। ले जी, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। बेटे, ये प्लीज एक दफा क्वेश्चन के ऊपर मैं इसको थोड़ा सा मजीद जूम करता हूं, जस्ट अ मिनट जी। प्लीज एक काम कीजिए, जल्दी से एक दफा क्वेश्चन पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। और ये आया कहां से है ये भी बता दूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर रहता था चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स का, जो अभी हमने डिस्कस करना था। तो बेटे वही आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चैप्टर 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया। अच्छा, आज जब हम डिस्कशन मुकम्मल करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर 5 तक, चैप्टर 1 to 5 जितने क्वेश्चन इस स्प्रिंग के पेपर में आए हुए हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज एक दफा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, 1-2 मिनट दे रहा हूं ताकि 1-2 मिनट में आप इसको पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछने की कोशिश किया है। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, मेरे एक बात का जरूर इस बात का गिला है कि इतना अच्छा क्वेश्चन सेट किया जाए तो उसकी प्लानिंग के लिए टाइम रखा जाए। इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स गिवन है एग्जामिनर की तरफ से। हाँ, मैं यहां कह सकता हूं कि ये 5 मार्क्स जरा इनसफिशिएंट है, इनएडुकेट है, इनको थोड़ा सा हैंडसम होना चाहिए। बिकॉज जब आप इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, जिसमें बच्चे को प्लानिंग करनी है, तो वहां पे प्लानिंग का टाइम हो। लेकिन एग्जामिनर का आगे से पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो टाइम ज्यादा उसने आपका थोड़ा सा कंज्यूम करवाया है, मे बी अगर इस क्वेश्चन को 7 मिनट्स में या 8 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए था, ये चला गया 12 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो उसने कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट ईज क्वेश्चन भी दिए होते हैं जिनके अंदर मार्क्स टाइम कम लगता है और मार्क्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच यूज करता है एग्जामिनर। चलें जी, प्लीज एक दफा क्वेश्चन पढ़ें। नेम्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है एग्जामिनर, बहुत ध्यान से। कई दफा इंटरप्रिटेशन इशू ही बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाता है, बच्चों को फेल कराने में एक बहुत बड़ा रोल इंटरप्रिटेशन का होता है।
जी डन। चलो जी, मेरा होपफुली आपने एक दफा पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब मैं आपके साथ जरा शेयर करता हूं। कहता है जी बीईएल, अच्छा उसने हमसे सवाल क्या पूछा है, कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द अबव ट्रांजैक्शन। ये लाइन, लास्ट लाइन पढ़ने के बाद ये बात समझ आ रही है कि हमसे कुछ कंडीशंस पूछी जा रही हैं जो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हमें कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करनी है। इसका मतलब मुझे ये पढ़ने के 2 पैराग्राफ पढ़ने का मतलब ये है कि मुझे इन 2 पैराग्राफ में कोई ट्रांजैक्शन मिलने वाली है जिसको मुझे एडवाइस करना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन कंपनी ने करनी है तो जो लीगल वे होगा कंप्लायंट करने के लिए वो क्या होगा। लो जी, मैं यहां पे सहारा लेता हूं थोड़ा सा। कहता है ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड BEL was formed as construction company, ठीक है जी, with an issued and paid up capital of 500 million of rupees, 500 million ordinary share of rupees 10 each, ठीक है। तो बेटा अगर मैं BEL के हवाले से देखूं तो BEL के जनाबे वाला 500 शेयर्स हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। तो ये तकरीबन 500 मिलियन शेयर है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। सो मैं इसको यूं लिख देता हूं 500 मिलियन शेयर्स, ठीक है। तो ये शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10, इसका मतलब है 5000 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल है। चलो, इसकी वजह से जरूरत नहीं थी, हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन भी काफी है, तो हम इसको शेयर कैपिटल को ना भी लिखें तो कोई बहुत मसले वाली बात नहीं है, हमारे पास जरा जगह कम है। लें जी, ये BEL का इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दिया कि जी 500 मिलियन शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10। OL ऑर्चर्ड लिमिटेड, टील लिमिटेड विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ OL, ठीक है, एंड मॉव लिमिटेड, मेव जो भी है प्राइवेट लिमिटेड, हैव सब्सक्राइब्ड and MOV Limited have subscribed 125 million, 130 million and 245 million ordinary shares of BEL respectively। कहता है जी, अब जरा उसने शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर समझा रहा है और कुछ नहीं कह रहा। कहता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे BEL बनी, OL जो है, जो कि OL टील लिमिटेड विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ OL, वो 3 कंपनियों की बात कर रहा है। बेटा देखो जरा गौर करो, OL, टील लिमिटेड विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ OL। तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, ट्रिकी पॉइंट यही है, उसने थोड़ा सी इंग्लिश में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। OL TL विच इज सब्सिडरी ऑफ OL, ये कहने की कोशिश की है उसने। बड़ी आसान सी बात, गौर करो, OL टील लिमिटेड विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ OL, यानी 2 कंपनियों की बात कर गया, OL की भी और TL की भी, और एक और उसने कंपनी की बात की ML। ये 3 कंपनियों की बात की। उसने कहा हैव सब्सक्राइब्ड 125 मिलियन, 130 मिलियन, 245 मिलियन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ BEL रिस्पेक्टिवली। कहते हैं इनके पास कितने कितने शेयर हैं, जरा गौर कीजिएगा बेटे। 125 मिलियन इसके पास हैं ऑर्डिनरी शेयर, बेटा शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ध्यान से इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। 130 मिलियन इसके पास हैं और 245 मिलियन इसके पास है। आई होप कि ये 250 एंड देन 50, 300, 400, 500। तो बेटा ये 500 की कंपोजिशन उसने पूरी कर दी। 500 मिलियन शेयर्स हैं BEL के, उसमें से 125 मिलियन OL के पास हैं, 130 मिलियन TL के पास और 245 मिलियन ML के पास। ये है पहले पैराग्राफ की समरी इस टेबुलर फॉर्म में, कोई मुश्किल बात नहीं है। शेयर्स इन मिलियन ऐसे है जी। अब आगे चलता हूं। The board of director of BEL had decided to construct state-of-art 5-story shopping mall in a posh locality of Islamabad। भाई वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो एक मॉल बना रही है पोश लोकेलिटी में, 5 story। BEL's management found a lucrative piece of land BEL management found a lucrative piece of land in the said locality, which is owned by Zakir, who is also a non-executive director of BEL and OL। अब जरा गौर करो, यहां पे फिर एक और बात इंपॉर्टेंट बता रहा है। कहता है जी BEL मैनेजमेंट को एक पीस ऑफ लैंड पसंद आया जहां पे वो मॉल बनाएंगे, विच इज ओन्ड बाय जाकिर, जाकिर की प्रॉपर्टी है। अब देखो ये खरीदना कौन चाह रहा है, ये लैंड खरीदना चाह रहा है BEL, ये कंपनी लैंड खरीदना चाह रही है और लैंड की ऑनरशिप किसके पास है, लैंड की ऑनरशिप है जाकिर के पास।
अब जाकिर साहब कौन है? जाकिर साहब का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया, हु इज ऑल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बीईएल एंड ओएल। ये जाकिर साहब जो हैं ये एनईडी हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किस किस के? बीईएल के और ओएल के। सो ये लैंड बीईएल, अगर मैं इनके दरमियान ट्रांजैक्शन करूं तो बीईएल क्या करना चाह रही है? बीईएल लैंड खरीदना चाह रही है, किससे? जाकिर से। कहते जी एंड ओएल, आफ्टर नेगोशिएशन बीईएल एंड जाकिर प्रिंसिपली एग्रीड दैट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द शॉपिंग मॉल, 5th floor of the shopping mall will be given to Zakir in exchange for the price of his said land. बीएल कह रहा है जनाब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है मुझे बड़ी पसंद आई है, जाकिर साहब मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉल बनाता हूं, पैसे ना लीजिए मुझसे, मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बदले आप मुझे ये प्रॉपर्टी दे दें, मैं आपको 5th फ्लोर तैयार करा के दे देता हूं। बात समझ आई है? तो ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? कंपनी के दरमियान और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दरमियान कि आप मुझे लैंड दे दें, मैं पूरी बिल्डिंग मॉल तैयार करता हूं 5 मरले का, अब 5 मरले का मॉल तैयार करने के बाद जो 5वां मरला है वो आपको दे दूंगा, वो सारा आपका, यानी कि वो लैंड की प्राइस होगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड। ले जी, ये कुछ सिनेरियो है। ओएल ने 125 मिलियन शेयर एक्वायर किए हैं बीएल के, टीएल ने 130 मिलियन, एमएल ने 245 मिलियन, और ट्रांजैक्शन होने जा रही है कंपनी और डायरेक्टर के दरमियान। तो हमने पढ़ा हुआ था और लग भी रहा है कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नॉट एट ऑल। तो एग्जामिनर देखो कितना ट्रिकी हो रहा है 5 नंबरों के लिए। नॉन कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। हां, एक सिनेरियो है कि अलाउ होगा, वो क्या पढ़ा था हमने, लेकिन उसके लिए पहले जरा सिस्टम तो देख लो। हमने पढ़ा था कि एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ अलाउड नहीं है अनलेस आप जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और मेंबर मान जाएं, ऐसे ही था। लेकिन हमने यह भी पढ़ा था कि अगर अगर आपका डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हुआ, जैसा फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन अ कंपनी एंड डायरेक्टर, तो फिर तो बड़ा आसान काम है क्या कि यहां पे जनरल मीटिंग पास करो, जनरल मीटिंग करवाओ और उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, सिंपल। लेकिन अब जरा पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, इस बात को मजीद कंक्लूड करने से पहले स्ट्रक्चर। उसने कहा था ओएल के पास 125 मिलियन शेयर है, किसके? बीईएल के। तो अगर मैं ओएल की परसेंटेज निकालूं बीईएल में, कितनी बनेगी? 125 डिवाइड बाय 500 शेयर। जरा प्लीज करें, परसेंटेज बताइए कितनी परसेंटेज बनती है? 125 डिवाइड बाय 500 कितने? लो जी, इसका मतलब ओएल ने 25% एक्वायर किया हुआ है बीईएल को। ये बात समझ आ गई? फिर आपका ये टीएल टील लिमिटेड, इसने 130 मिलियन एक्वायर किए हुए हैं, 26%। और बेटे अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, उसने बीईएल के 245 मिलियन, 49%, और टोटल ये बनता है 100%। ठीक है जी। अब समझाने वाली बात क्या है, जरा गौर करो। जाकिर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीईएल का भी और ओएल का भी, ये बात उसने आपको यहां पे बताई। हु इज ऑल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बीईएल एंड ओएल। तो एग्जामिनर कितना ट्रिकी हो गया, कितना सियाना है, उसने आपको ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर बता दिया, नीचे उसने बता दिया कि जाकिर जो है वो ओएल का भी डायरेक्टर है। तो मुझे मेरा माथा फौरन से पहले इस तरफ जाना चाहिए था, मेरा माइंड, कि ओएल और टीएल जिन्होंने ये परसेंटेज एक्वायर की हुई है बीईएल में, इनका स्टेटस क्या है, इनका ओएल का स्टेटस क्या है। सिंपल इज दैट, ये ओएल का स्टेटस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे निकालूं? ओएल का डायरेक्ट कंट्रोल इन बीईएल 25%, इनडायरेक्ट कंट्रोल इन बीईएल, तो टोटल कंट्रोल कितना हो गया? 51%। यहां पे ज्यादा ही कुछ गनमच गया, इसको मैं ऐसे कह लेता हूं। दोबारा बोल रहा हूं,
एग्जामिनर बहुत ट्रिकी हो गया, जो कि एक अच्छी प्लानिंग उसने आपसे रिक्वायर की। ओएल का डायरेक्ट कंट्रोल इन बीएल 25%, टीएल इज अ सब्सिडरी ऑफ ओएल, उसने खुद बताया। इसका मतलब है टीएल के थ्रू ओएल कंट्रोल कर रहा है बीईएल को, बिकॉज टीएल इज द सब्सिडरी। तो सब्सिडरी मींस आप कंट्रोल करते हो, और अगर आप इसको कंट्रोल करते हो, यानी ओएल अगर इसको कंट्रोल करता है और ये आगे 26% बीएल को कंट्रोल करते हो, तो इनफैक्ट ओएल भी तो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखता है। सो डायरेक्ट कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो टोटल कितना हो गया? 51%। तो बेटा अगर गौर करो, ओएल का डायरेक्ट कंट्रोल 25, इनडायरेक्ट 26, टोटल 51%। तो दिखने में ये नहीं नजर आ रहा कि बीएल भी सब्सिडरी है ओएल की। इसका मतलब ओएल की दो सब्सिडरीज हैं, नंबर 1 बीएल और नंबर 2 टीएल। ये बात समझ आई है जी? ये पहली सब्सिडरी है बीईएल और दूसरी सब्सिडरी है टीएल, सॉरी। बात समझ आई? सो कितना कंफ्यूजिंग कर दिया एग्जामिनर ने, ताकि आप लोग इस बात तक पहुंच ही ना पाओ। और अगर इस बात तक ना पहुंच पाते तो फिर क्या रिजल्ट निकलते, मैं अभी बताता हूं। ये देखिए, अब मैं इसको जरा साफ कर देता हूं। सो हमने ये कंक्लूड किया, ये कवर होता है इजीली, दिस साइड नहीं हो पाएगी। हमने कंक्लूड किया, इसका मतलब है कि ओएल टीएल को भी कंट्रोल करती है, टीएल सब्सिडरी है और ओएल क्या है? पेरेंट। और ओएल जो है वो बीईएल को भी कंट्रोल करती है, बीईएल भी उसकी सब्सिडरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, बीईएल भी उसकी सब्सिडरी है, और बीईएल को कैसे कंट्रोल करती है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसा ही है। डायरेक्टली कितने परसेंट है? 25%। और इनडायरेक्टली थ्रू टीएल कितने परसेंट है? 26%। इसका मतलब 51% ऐसे कंट्रोल करती है। समझाए? अब जरा देखो, अब ये अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया, एग्जामिनर की ट्रिकी बात समझ आ गई, तो अब अगली बात सुनो। ट्रांजैक्शन हो रही है बीईएल और जाकिर के दरमियान, और जाकिर डायरेक्टर है, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है बीईएल का भी और ओएल का भी। तो अगर मैं बीईएल को छोड़ भी दूं तो जरा सोचो, किस कंपनी का डायरेक्टर हुआ? होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। इसका मतलब है अगर एक डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हो तो फिर कितनी जनरल मीटिंग्स होती हैं? 2। एक यहां पे जनरल मीटिंग होगी, एक यहां पे, सॉरी ओएल में एक जनरल मीटिंग यहां पे होगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पास होगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पास होगी। याद है आपको, हमने कहा था कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर आपके पेरेंट कंपनी के डायरेक्टर के साथ हुई तो फिर रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पेरेंट कंपनी के अंदर भी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की जाएगी। याद आया? सो इसका मतलब है अब हमें 2 मीटिंग्स करवानी पड़ेंगी, एक बीईएल में, एक ओएल में। दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, वो दोनों मेंबर, रिस्पेक्टिव मेंबर अप्रूव करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी। और फिर एक और बात पड़ी थी कि इस मीटिंग का जब नोटिस भेजेंगे दोनों, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करेंगे, और साथ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करेगा? उसकी वैल्यूएशन करेगा। याद है आप लोगों को? सो इसका मतलब देखो, एग्जामिनर कितना ट्रिकी है। उसने आपको इस तरफ कुछ बच्चों को समझ नहीं आई कि ये स्ट्रक्चर भी है। बच्चे आंखें बंद करके, बच्चों ने ये गेस कर लिया, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चों ने ये गेस कर लिया था कि जनाबे वाला बीईएल जो है वो जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करेगा और फिर ये ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन बच्चे ये गेस ही नहीं कर पाए कि ओएल जो है इनफैक्ट ये भी एक पेरेंट कंपनी है, और चूंकि ये पेरेंट कंपनी है तो फिर अब वो वाली प्रोविजन एक्टिव हो जाती है कि फिर दोनों कंपनीज के अंदर जनरल मीटिंग होगी और वहां पे रेजोल्यूशन पास होगा। सो ये था ट्रिकी क्वेश्चन उसका, एग्जामिनर का। मार्क्स कितने थे? 5। ये थोड़ा सा मैंने जैसा कहा इनएडुकेट है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी जब आपकी, प्लीज होल्ड कीजिएगा,
आई डोंट नो। लो जी, मैं कंक्लूड कर दूं कि एग्जामिनर ने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको पहले पैराग्राफ में स्ट्रक्चर समझाया ताकि आपके दिमाग में खुद आपका माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड चलना चाहिए और आप इस बात को कंक्लूड कर सको कि ओएल जो है वो सब्सिडरी है, ठीक है, ओएल जो है पेरेंट कंपनी है बीईएल की। और फिर उसने ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन की आपको दी। बहुत से स्टूडेंट ने सिर्फ इस एरिया को डिस्कस किया एग्जाम में कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, किसकी जनरल मीटिंग, बीईएल की। वो इग्नोर करके कि ओएल जो है वो पेरेंट कंपनी है और अगर पेरेंट कंपनी भी इन्वॉल्व हो तो फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन की अप्रूवल दोनों मीटिंग्स में होती है और दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है जी। तो ये था एग्जामिनर का ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से 5 नंबर का यह सवाल पूछा गया था और चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन और पूछा गया है जी। हम उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सवाल था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक पूछा गया। अच्छा जी, अभी तक जो कंक्लूड कर लेते हैं, ये देखिए जी, हम लोगों ने अभी तक अगर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 अब अगर गौर करें तो वो भी चैप्टर 3 से आया है, ठीक है, वो भी चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3, और इनके दोनों पार्ट्स ए एंड बी, ये दोनों चैप्टर 3 से आए हैं। तो अभी तक जो हम इस डिस्कशन के बाद स्प्रिंग 2022 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 10, 11A, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अच्छा, सो आते हैं मार्क्स देखिए तो 2, 3, 2, 2, 6, 7, 8, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है एक और। तो अब गौर करो जरा कि डायरेक्टर के चैप्टर में से 5 मार्क्स का ये पेपर, मार्क्स अगर देखें तो 5 मार्क्स का ये पेपर और 9 मार्क्स का ये पेपर, टोटल 14 मार्क्स का पेपर टेस्ट हुआ, क्वेश्चन टेस्ट हुए चैप्टर नंबर 3 से। फिर इसी तरह हम बाकियों को भी अगर कंक्लूड कर लें जल्दी से, तो ये देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ये वाला आपका चीफ एग्जीक्यूटिव से 4 मार्क्स, और ये वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 10, ये कितने मार्क्स का है जी? क्वेश्चन नंबर 10 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने यहां से पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कितने मार्क्स का था जो हमने कल किया था? आई थिंक दैट वाज 6 और 4, 10 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखें यहां से आया। तो अभी तक की एलोकेशन के मुताबिक हमारी एलोकेशन ये बनती है, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 15, 20, 29, 33 मार्क्स आउट ऑफ दीज चैप्टर 5, 1 to 5 चैप्टर में से टोटल टेस्टिंग जो थी वो 33 मार्क्स की थी। और ये वो हैं जो एमसीक्यूज के अलावा हैं, एमसीक्यूज मैंने भी डिस्कस ही नहीं किए। तो रफली हम कह सकते हैं 37 to 38 मार्क्स आउट ऑफ फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है जी। तो अब जरा पढ़ते हैं जल्दी से सवाल। क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिंपल सीधी सीधी बातें पूछी हैं उसने कहा जी बताइए, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 डिस्कस द मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वो पैराग्राफ सेक्शन 166 में गिवन है, हमने पढ़ा भी था मैनर एंड सिलेक्शन, कि कैसे आपने सिलेक्ट, डाटा बैंक बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट बनाएगी, एज पर द इंस्ट्रक्शंस बनाएगी, उसमें से आप अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज करेंगे, ठीक है। बी पार्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, मैंने कहा था ये भी आपके सिलेबस में बहुत थोड़े से ऐड किए गए हैं और ये भी पढ़े थे हमने। उसने कहा पहली बात बताइए, लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी, सिर्फ जल्दी से बता दें, लिस्ट डाउन कर दें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ इंक्लूडिंग हिज और हर नेम ऑन द डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन्ड बाय एन इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय द कमीशन। वो क्राइटेरिया बता दें, कौन बंदा है जिसको डाटा बैंक में शामिल किया जाएगा। तो हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा था, याद है आपको, जिसमें हमने कहा था इसकी 5 साल की एजुकेशन हो, ग्रेजुएट हो और इसके 5 साल का एक्सपोजर हो, और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो 15 साल का एक्सपोजर हो। तो वही बात उसने बस आपसे 3 नंबर में पूछ ली। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। फिर इसी तरह सेकेंड पार्ट था, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हुज नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and has received an offer to be an independent director on the board of a listed company। जनाब आपका नाम शामिल है बोर्ड डाटा बैंक में, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर आपको ये ऑफर रिसीव हो जाए, आइए हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाइए।
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि आप अपना काम ड्यू डिलिजेंस के साथ करेंगे, आप अपना पूरा टाइम डिवोट करेंगे उस कंपनी के लिए, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस द रिस्पॉन्सिव। अच्छा, ये तो हो गई उस बंदे की जिसको हायर किया जा रहा है, देखो ना, डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट बैंक एंड हैज रिसीव्ड। तो बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कहता है ब्रीफली डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। क्यों लिस्टेड कह रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही लिस्टेड के लिए है, which is considering to appoint an independent director from a data bank of independent director। जी, जो कंपनी लिस्टेड कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रही हैं उस डाटा बैंक से। तो बेटा हमने बात कहा था, एक बात बोली थी, जागते रहना साढ़े ना रहना। वो क्या था कि भाई अपनी जिम्मेदारी पे हमारे डाटा बैंक में से बंदा चूज कीजिएगा, ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका बंदा अच्छा निकला, रिश्ता अच्छा हुआ, लड़का अच्छा निकला है शादी के बाद तो आपका है, ना अच्छा निकला तो तब भी आपका है। ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो बेटा वही वाली बातें यहां पे उसने डायरेक्टली पूछी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो आपके पास 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये मुफ्त के नंबर थे। तो अगर आप गौर करो ऊपर वाले 5 मार्क्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 5 मार्क्स बड़े मुश्किल थे, उसका नंबर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जब वो एक क्वेश्चन टेक्निकल सेटअप करता है तो वो पेपर को बैलेंस करने के लिए टाइम को, स्ट्रेस को, मार्क्स को, तो वो हमेशा किसी और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आसानी पैदा कर देता है ताकि स्टूडेंट के लिए मार्क्स कलेक्ट करना। ये देखो ना, ये 9 नंबर कितने आसान थे स्टूडेंट के लिए कलेक्ट करना। अगर मैं कहूं ये 9 मार्क्स के लिए हमने एफर्ट की हो, सपोज 9 मार्क्स को मल्टीप्लाई 2 करें तो 18 मिनट्स में ये सॉल्व करना था, अज्यूमिंग दैट कि हम अगर 2 का रूल लगाएं तो 18 मिनट्स थे इसके पास। बट ये स्टूडेंट, आपको नहीं लगता ये स्टूडेंट ने 10 मिनट में करके वो पढ़ा मारा होगा, या चलो 12-13 मिनट में करके टाइम बचा लिया होगा यहां से। बिल्कुल ऐसे एग्जामिनर भी इवैल्यूएट करता है कि भाई टाइम कहां कहां बच जाएगा और कहां ज्यादा लगेगा। इसलिए कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 5 नंबर का सॉल्व करने जा रहा हूं, इसके टोटल मेरे पास टाइम है 10 मिनट, ओए और 20 मिनट हो गए अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं, सम टाइम ऐसा होगा कि इसके मिनट्स तो 10 हैं, लग 20 रहे होंगे, और इसके मिनट्स तो 18 हैं, लग 10 रहे होंगे। तो आपने यहां पे अगर टाइम इन्वेस्ट करना होता है तो यहां से सेव करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो पेपर के पहले 15 मिनट्स हैं जो कि रीडिंग टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने इसे कितना अच्छा इस्तेमाल किया उतना अच्छा आपका स्केड्यूल होगा या आपकी प्लानिंग होगी कि मैंने पहले कौन सा सवाल सॉल्व करना है, कहां से टाइम बचाना है, कहां पे लगाना है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। और एक बात मैं हमेशा कहता होता हूं, लॉ के पेपर में टाइम कब मैनेजमेंट कभी भी इशू नहीं आता, कभी भी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा जी, यहां तक हो गया क्लियर? लो जी, इसके साथ ही हमारा ये पेपर इस हद तक, जिस हद तक हम लोगों ने अपनी चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए, चैप्टर 1 to 5, ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया जी? सो अब इंशाल्लाह दोबारा हम इसे दोबारा ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट होने के बाद। लो जी, अब हम आते हैं जी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हमारा। अच्छा जी, एक होमवर्क और दे रहा हूं आज कि प्लीज इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की एमसीक्यूज एक दफा देख लीजिएगा जो हो। चैप्टर नंबर 6, वैसे असूलन अभी ये चैप्टर शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर की बेस एक बिल्ड कर दूं। अच्छा, एक छोटी सी बात बस डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसे, वैसे भी टाइम हो गया तो हम इसे क्लोज कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस, अगर आप पेपर का इस चैप्टर का हिंट देखो, या सॉरी टाइटल देखो, तो प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमने 2 ही बातें डिस्कस करनी है। प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करेंगे और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और अगर आप इस चैप्टर की ग्लांस चेक करो या समरी चेक करो तो हमें 2 ही बातें डिस्कस करनी है। इस चैप्टर के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू हो, क्या होता है, कैसे इशू होगा, कब इशू होगा, किस तरीके से इशू होगा, तरीका वारदात क्या होगी, अप्रूवल कैसे लेनी है। ठीक है, बात समझ आ रही? क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये डॉक्यूमेंट, वो पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात, और इस प्रोस्पेक्टस के हवाले से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के हवाले से बता दूं तो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट एरिया इसकी टाइमलाइन है। इश्यू कब होगा, कौन सा स्टेप पहले, कौन सा बाद में, बात समझ आ रही है? सो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद
कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, एक इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा ये क्यों चाहिए, क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो ये पढ़ेंगे हम, किस तरह की कंपनी ने ये सर्टिफिकेट एक्वायर करना है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक सर्टिफिकेट पढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा एक और बात, अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, सिर्फ यहां से हम एक और वो खोल लें, एक फ्लो चार्ट। मैं कोशिश करूंगा मैं आज ये प्रोस्पेक्टस के नोट्स भी कॉपियर के पास रखवा दूं, आप लोगों में से किसी ने लेने हो। अच्छा जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप लोगों ने एडमिशन्स लिए कॉलेजेस में अपने इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो आप लोग क्या किया होगा, आपने गए होंगे कॉलेजेस और वहां से एक बुकलेट मिल जाती है और साथ एक मिल जाता है फॉर्म, एम आई राइट? और उस बुक अच्छा पहले तो ऐसा होता था, उस बुकलेट के आखिर में फॉर्म अटैच होता था, अब कैसा होता है, अब अलग से देते हैं फॉर्म, अब अलग होता है। चलें जी, थोड़ी सी चेंज आ गई है मेरे टाइम के बाद से। वो जो एक बुकलेट देते हैं आपको, आपने अक्सर देखा होगा, उसके अंदर खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें होती हैं कॉलेजेस की, ठीक है, उनकी फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी फैकल्टी कितनी पढ़ी लिखी है, हमारे पास कितने प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या हमारा रोल है, हमारे कितने बच्चे सपोर्ट्स के अंदर आगे हैं, कितने बच्चे एजुकेशन में गोल्ड मेडल कितने हैं, यही बातें इंफॉर्मेशन देखते हो आप। तो वो आपको क्यों बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, हमारे कैंपस कितने हैं, ठीक है, हमारा रजिस्ट्रार्स और ये वो बला बला, अपनी अच्छी अच्छी बातें सारी आपके साथ शेयर कर होते हैं। ऐसा क्यों? अट्रैक्ट करने के लिए, और ले एडमिशन यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उनके अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उनके क्या हो, स्टूडेंट तो हो, स्टूडेंट तो छोड़ो, कस्टमर। अगर एक टेक्निकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनके कस्टमर हो। और कस्टमर एक चीज कब खरीदेगा? जब आप उसको उसके फीचर्स बताओगे। आप एक शॉप पे जाते हो, बड़े खूबसूरत तरीके से चीजें आपको प्रेजेंट की होती हैं। अगर ट्रेडिंग प्रोडक्ट की बात करूं तो ट्रेडिंग दुकानदार ने बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई होती हैं ताकि दिखने में प्यारी लगती हैं, अच्छे से कॉर्नर शेल्फ बनाए होते हैं ताकि बंदे को प्यारी लगे ये चीज, कस्टमर को, और वो अट्रैक्ट हो जाए। कई दफा होता है कि आप चीज खरीद आते हो, घर आके लगता है यार ये पसंद नहीं आई, लेकिन उस शेल्फ पे बहुत प्यारी लग रही थी। रीजन क्या होती है? उसने प्रेजेंट की ही इतने खूबसूरत अंदाज से है। तो सिमिलरली आप उनके कस्टमर भी हो, स्टूडेंट तो बाद की बात है, आप उनके कस्टमर हो। एक कस्टमर उनकी सर्विसेज क्यों एक्वायर करेगा? जब उस सर्विसेज में कोई अच्छी चीज होगी, क्वालिटी होगी, तभी एक्वायर करेगा ना, वरना तो किसी और कॉलेज के पास चला जाए। आपके पास ही क्यों आए? बात समझ आ रही? सिंपली क्रिसेंट में ही क्यों आए? और भी तो कॉलेजेस हैं, वहां भी तो जा सकते हैं। तो आप क्या देखोगे? क्रिसेंट की मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटेटिव चीजें, ठीक है, सर्विस कैसी है, लोग कैसा पढ़ाते हैं। तो जरा वापस आते हैं कॉलेज पे। कॉलेज एनॉर्मस बात कर लेते हैं। कॉलेज की चीजें देखोगे तो वो क्या दिखाते हैं आपको कि हमारे पास इतनी प्लेग्राउंड्स हैं, हमारे पास ये है, हमारे हिस्ट्री में इतने, सपोज इतने लोग ये इंजीनियर्स बने, इस स्टेज तक गए, फलां लोग इस तरह बन गए, हमारी मतलब वो अपनी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई आप हमारे कॉलेज की सर्विस एक्वायर करने जा रहे हो। ऐसा ही है ना? तो उसे कहते हो आप प्रोस्पेक्टस। वर्ड बड़ा कॉमन है, ये बच्चे को नहीं पता, लेकिन बच्चा कहता है ये प्रोस्पेक्टस है कॉलेज का। ऐसा है। अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस को पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, कैसे मिलेंगे? फंड्स चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं बिजनेस आ गया, वापस आ जाए, कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी को पैसे चाहिए, फाइनेंशियल्स चाहिए, पैसे चाहिए, कहां से मिलेंगे? फंड्स। या तो इक्विटी फंडिंग है या डेट फंडिंग है। डेट में लोनिंग कर लेगा वो। इक्विटी फंड्स कैसे मिलेंगे? शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। शेयर होल्डर आप में क्यों इन्वेस्ट करे? हम उसे फीचर्स बताएंगे, हम बताएंगे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपके भाग खुल जाएंगे, आप खुशकिस्मत बन जाएंगे, ठीक है, पैसा आपकी तरफ दौड़ के आएगा। लाइक मजाक कर रहा हूं। सो इसका मतलब आप उसे बताएंगे हमारी कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फायदा होगा, ठीक है। और साथ साथ आप एक और चीज भी बताएंगे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्क अटैच हैं इस कंपनी के साथ। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दोनों शेयर करेंगे आप उसके साथ इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। हम भी तो क्लाइंट ही घेर रहे हैं, हम भी तो कस्टमर ही घेर रहे हैं। कस्टमर कौन सा? शेयर होल्डर। हम भी तो शेयर होल्डर ही घेर रहे हैं।
लेकिन उस शेयर होल्डर को क्या बता रहे हैं, रिस्क भी बता रहे हैं और रिवॉर्ड भी बता रहे हैं। हम बताएंगे आपको डिविडेंड देंगे 10%, हमारी हिस्ट्री चेक कर लें, हम डिविडेंड देते हैं 10%, हमारे बोनस शेयर चेक कर लें, हमारे राइट शेयर इशू करते हैं हम लोग, हम इतना रिवॉर्ड करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या है, ये रिवॉर्ड्स हैं जिससे एक शेयर होल्डर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। हमारी परफॉर्मेंस चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करें पिछले 5 सालों का, पिछले 6 सालों का बैलेंस शीट चेक करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन चेक करें, कैश फ्लोज चेक करें कितने अच्छे हैं हमारे, हम बड़ी स्टेबल कंपनी है और बड़ी फाइनेंशियली हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। ये क्या है, ये सब आप उसको उससे पैसा लेने के लिए बता रहे हो। जी, प्रोस्पेक्टस होता है सेलिंग डॉक्यूमेंट। कंपनी शेयर करती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इन्वेस्टर बिफोर सीकिंग इन्वेस्टमेंट, मकसद यही होता है और कॉलेज का भी यही मकसद होता है। तो आपको क्या लगता था, आपको क्यों दिया जाता है वो प्रोस्पेक्टस? अपने बारे में बताने के लिए नहीं, आपको गिरने के लिए, ठीक है, यही रीजन है। हर चीज, हर बंदा ऐसे ही करता है। एग्जैक्टली, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। देखो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार अपनी चीज को बैठ के बेच रहा होता है, ठीक है, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज। बस फर्क इतना है, दुकानदार ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, ये सर्विस बिजनेस कर रहे हैं। मकसद तो दोनों का क्लाइंट्स को एक्वायर करना है ना। सो ये तरीका है, बात समझ आई है इसका। सो प्रोस्पेक्टस क्या है फिर, इट्स अ सेलिंग डॉक्यूमेंट जिसमें एक कंपनी, एक बिजनेसमैन अपने तमाम बिजनेस के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो क्या नाम है, रिस्क भी शेयर करता है, वो रिवॉर्ड्स भी शेयर करता है। कंपनी के केस में वो लोग अपने रिस्क शेयर नहीं करते, मतलब आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेंगे आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा बात वो कभी भी नहीं बताएंगे आपको। वो आपको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन कंपनी, चूंकि कंपनीज एक्ट इसे लीड करता है, इसको गाइड करता है, इसके ऊपर कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, तो फिर वो इनको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जहां रिवॉर्ड्स बताओगे वहां पे रिस्क भी बताओ। सो a user can make, yeah, so an investor, prospective investor, proposed investor can make a better decision. Simple. तो ये है प्रोस्पेक्टस। बात समझ आ गई अब? चलो इसी से आगे से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला सबको समझता फरमाए।